Bismillahirrahmanirrahim. My name is Emin Fahim. I'm a clinical pharmacist as well as certified anticoagulant pharmacist. The topic we are going to discuss today is human coagulation system and anticoagulants. First of all, जब भी कभी किसी ट्रॉमा के बाद ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो क्या बेसिक मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से ब्लीडिंग स्टॉप होती है। हम वहाँ बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि हीमोस्टैसिस होता क्या है। सो इट्स अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच ब्लीडिंग इज स्टॉप्ड। और ये हमारे पास इसके पीछे जो प्रिंसिपल मैकेनिज्म हो रहे होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं जिसकी वजह से आपका ब्लड लॉस वहां पे प्रिवेंट होता है। थ्री बेसिक प्रिंसिपल मैकेनिज्म होते हैं ऑपरेट टू प्रिवेंट ब्लड लॉस। द प्रोसेस में क्या हो रहा होता है कि वो कन्वर्ट करवा रहे होते हैं आपका जो फ्लूइड ब्लड है उसको एक नॉन फ्लोइंग जेल में, अल्टीमेटली टू प्रिवेंट इट एस्केप फ्रॉम डैमेज ब्लड वेसल। सबसे पहले जो थ्री मैकेनिज्म्स है उसमें जो सबसे पहला मैकेनिज्म है दैट इज वेस्कुलर स्पैज्म। वेस्कुलर स्पैज्म्स इंक्लूड्स स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन दैट रिड्यूसेस ब्लड लॉस फॉर अप टू 30 मिनट्स। यानी कि जितने आपके स्मूथ मसल्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन होती है और वो ब्लड लॉस को रिड्यूस करते हैं फॉर अप टू 30 मिनट्स। नेक्स्ट वन इज प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। जितने आपके प्लेटलेट्स होते हैं उस डैमेज्ड एंडोथेलियम में उनकी अडेरेंस स्टार्ट हो जाती है, यानी वो अडेजन करते हैं जिसके रिजल्ट में क्या होता है कि आपके स्ट्रक्चर या इंटरनल आर्किटेक्चर में चेंजेस आते हैं। पहले स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, देन प्लेटलेट एडिशन हुई और उसके बाद क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। यहाँ से हम थर्ड मैकेनिज्म देखेंगे जो कि बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बिन या रोल क्या है थ्रोम्बिन का। तो सबसे पहले क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनता है। अब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का क्या काम होता है कि वो अल्टीमेटली प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करवाता है टू द एंजाइम थ्रोम्बिन। अब ये इस कॉमन पाथवे का पार्ट होता है। ये जहां पे आप 2 और 1 देख रहे हैं, यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन जब थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है तो अल्टीमेटली ये थ्रोम्बिन हेल्प आउट करता है हमारे पास फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में कन्वर्ट होने के लिए। एंड फिब्रिन क्या है, फिब्रिन हमारे पास इनसॉल्युबल होता है और वहां पे एक्चुअली जितने भी ब्लड क्लॉट्स के फिलामेंट्स होते हैं वो प्रोटीन फिब्रिन से ही बने हुए होते हैं। और फिब्रिन इटसेल्फ जो डिराइव्ड हो रहा होता है वो प्लाज्मा प्रोटीन से डिराइव्ड हो रहा है जिसको हम फिब्रिनोजेन कह रहे होते हैं। तो यानी हम जब स्मॉल फ्रेगमेंट हम देख रहे हैं फिब्रिनोजेन के कि वो स्प्लिट ऑफ हो रहे हैं, तो जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको हम फिब्रिन कहते हैं। एंड इट इज एबल टू लिंक विद अदर फिब्रिन यूनिट्स टू फॉर्म अ लॉन्ग स्ट्रैंड। तो एक्चुअली में हमारे पास फिब्रिन ही वो इनसॉल्युबल पोर्शन होता है, ठीक है, जो कि हमारे पास फिब्रिनोजेन की स्मॉल फ्रेगमेंट्स को हम कह रहे हैं कि जब फिब्रिनोजेन ब्रेक हुआ, स्प्लिट ऑफ हुआ, तो जो रिमेनिंग पोर्शन था दैट इज फिब्रिन। अब रोल क्या है थ्रोम्बिन का हम देखें तो प्लेटलेट की एक्टिवेशन कराएगा। प्लेटलेट की एक्टिवेशन इसलिए जरूरी है कि प्लेटलेट प्लग बनना है और वो जब बनेगा तो अल्टीमेटली वो प्लेटलेट फैक्टर 3 के साथ आपका एक्सपोज कराएगा। जैसे ही उसका एक्सपोजर होगा तो वहां पे कोएगुलेशन कैस्केड जो है वो इनहेंस होगा एंड अल्टीमेटली आपकी थ्रोम्बिन प्रोडक्शन ज्यादा होगी। जब थ्रोम्बिन प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो क्लॉटिंग ज्यादा होगी एंड दोबारा वही सारा मैकेनिज्म रिपीट होगा। थ्रोम्बिन ज्यादा है तो फिब्रिनोजेन की फिब्रिन में कन्वर्शन ज्यादा है, अल्टीमेटली आपका कैस्केड एक्टिविटी ज्यादा है और आपकी क्लॉटिंग ज्यादा है। अब फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं नॉर्मल हीमोस्टैसिस को, दैट इंक्लूड्स वैस्कुलर एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स, प्लेटलेट्स काउंट कितना है, कोएगुलेशन प्रोटीन्स कितनी है, इनहिबिटर्स कैसे हैं कोएगुलेशन के, एंड फिब्रिनोलिसिस क्या हो रहा है। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो आपके नॉर्मल हीमोस्टैसिस को अफेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास अब कोएगुलेशन पाथवे क्या होते हैं। कोएगुलेशन पाथवे में है हमारे पास ये है कि प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बना, लेकिन प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो है वो दो मैकेनिज्म से बनेगा। या तो वो एक्सट्रिंसिक पाथवे को फॉलो करेंगे या फिर इंट्रिंसिक पाथवे को। एंड रिजल्ट क्या है, फिब्रिन की प्रोडक्शन करानी है। यहाँ पे इंट्रिंसिक पाथवे भी है, एक्सट्रिंसिक भी है। अल्टीमेटली ये जो कॉमन पाथवे है, एंड रिजल्ट में हम देख रहे हैं कि हमने फिब्रिन को प्रोडक्शन करानी है। और ये स्टेप्स जो होते हैं इस पूरे सीक्वेंस स्टेप को हम कैस्केड कहते हैं और इसमें जितने भी ये कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं इनको हम क्लॉटिंग फैक्टर्स कह रहे होते हैं।
तो सबसे पहले जो अगर किसी को भी ट्रॉमा हो गया है, सिवियरिटी है उसकी, इफ ट्रॉमा इज सेवियर, तो जो सबसे पहले पाथवे एक्टिव होगा विद इन सेकेंड्स, दैट इज एक्सट्रिंसिक पाथवे। अब एक्सट्रिंसिक पाथवे जब एक्टिव होता है तो इंट्रिंसिक पाथवे में आप देख रहे हैं कि एक ही हमारे पास क्लॉटिंग फैक्टर इन्वॉल्व है। अब वो क्या करता है कि सबसे पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन आएगा वहां पे, दैट इज ऑल्सो नॉन एज टिश्यू फैक्टर। वो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन आपके इस कोएगुलेशन फैक्टर 7 के साथ कंबाइन करके आपकी जो डैमेज एंडोथेलियम है वहां की कैल्शियम के साथ कंबाइन करके फैक्टर 10 बनाएगा, जो कि बेसिकली हमारे पास कॉमन पाथवे का पार्ट है। जब फैक्टर 10 एक्टिवेट हो गया इस जगह पे, वो वहां पे मेम्ब्रेन की फॉस्फोलिपिड्स, फैक्टर 5 और बाकी कैल्शियम आयन के साथ कंबाइन करके प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बना देगा। और जैसे कि हमने पहले ही पढ़ लिया है कि प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की जो फॉर्मेशन होती है वो हमारे लिए हेल्पफुल होती है कि वहां पे प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो और अल्टीमेटली थ्रोम्बिन जो है वो फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में कन्वर्ट करवा दे। तो यानी कि अल्टीमेटली हमारे पास क्लॉट फॉर्मेशन हो जाएगी, वहां क्लॉटिंग हो जाएगी और ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। नेक्स्ट पाथवे इज इंट्रिंसिक पाथवे। अब यूजुअली ये आहिस्ता स्लो है, कुछ मिनट्स रिक्वायर्ड हैं, और तभी होता है जब हमारे पास जो फैक्टर, यहाँ पे आप देखें तो 4 फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, 12, 11, 9 एंड 8। जब फैक्टर 12 एक्टिवेट होगा, अब जो फैक्टर 12 एक्टिवेट होता है वो अल्टीमेटली आपका यहाँ पे फैक्टर 11 को करता है, फैक्टर 11 जो है वो फैक्टर 9 को करता है, और जब फैक्टर 9 बन गया तो उसने आपका फैक्टर 8 को कर दिया। अब फैक्टर 8 ने यहाँ पे वो काम करना है जो इंट्रिंसिक में फैक्टर 7 ने किया था। फैक्टर 8 ने क्या किया कि कैल्शियम आयंस और प्लेटलेट्स फॉस्फोलिपिड्स के साथ कंबाइन किया और अल्टीमेटली आपके फैक्टर 10 को एक्टिवेट कर दिया। जब फैक्टर 10 एक्टिवेट हुआ, सेम उसी तरह होगा, वो मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड्स के साथ, फैक्टर 5 के साथ, कैल्शियम आयंस जो वहां पे हैं टू फॉर्म प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। और वो सेम प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर क्या करेगा, ये जो 2 और 1 है, यानी प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन कन्वर्जन एंड थ्रोम्बिन की हेल्प से फिब्रिनोजन टू फिब्रिन कन्वर्जन एंड अल्टीमेटली क्लॉटिंग। अब एक दफा वहां पे आपकी सारे कोआगुलेशन पूरा हो गया, लेकिन क्लॉट फॉर्मेशन जब आपकी पूरी हुई है तो वहां पे जो रिट्रैक्शन है या फिब्रिनोलिसिस भी तो होनी है। तो नॉर्मल कोआगुलेशन उसके बाद 2 इवेंट्स करती है, उसमें क्लॉट रिट्रैक्शन भी हो रही होती है, यानी आपका जो क्लॉट है अब अल्टीमेटली उसने कंसोलिडेट करना है, उसने खुद को टाइट करना है। तो क्लॉट रिट्रैक्शन इज ऑल्सो नॉन एज कंसोलिडेशन और टाइटनिंग ऑफ फिब्रिन क्लॉट। अब फिब्रिन थ्रेड्स क्या होगा, जो जितनी भी आपकी डैमेज सरफेस होती है वहां पे कंबाइन होंगे, वहां पे अटैच होंगे एंड अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्शन कॉज करेंगे। उसके रिजल्ट में हमारा क्लॉट रिट्रैक हो जाएगा और जितना आपका डैमेज वेसल है उनको एक साथ ले आएंगे, वहां पे आपके हैमरेज का चांस खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा, डिक्रीजिंग द रिस्क फॉर हैमरेज। और प्लेटलेट्स क्या करते हैं, वो फिब्रिन थ्रेड्स को टुगेदर लाते हैं और वहां पे फैक्टर 13 दैट स्ट्रेंथन एंड स्टेबलाइज द क्लॉट, जो फैक्टर 13 है वो रिलीज होता है जब आपका पूरा क्लॉट का फॉर्मेशन हो गया है। तो उसकी रिट्रैक्शन करवाने के बाद प्लेटलेट्स ने उन फिब्रिन को इकट्ठा किया और वहां फैक्टर 13, जिसको हम स्टेबलाइजिंग फैक्टर भी कहते हैं, उनको स्ट्रेंथन करते हैं और स्टेबलाइज करते हैं क्लॉट को, ताकि वहां पे हैमरेज का रिस्क डिक्रीज और मिनिमाइज हो सके। नेक्स्ट रोल क्या है हमारे पास, विटामिन के इन क्लॉट फॉर्मेशन। As we all know that vitamin K is not directly involved in actual clot formation, but is required for the synthesis of prothrombin, that is factor 2, factor 7, factor 9 and factor 10. अब we all know कि factor 7 हमारे पास extrinsic का पाथ है
एक्सट्रिंसिक पाथवे का पार्ट है, दैट इज। और उसके बाद अगर हम देखें फैक्टर 2 कॉमन का पार्ट है। फैक्टर अगर हम और आपके इन्वॉल्व है 9 एंड 10, 9 आपके इंट्रिंसिक का पार्ट है एंड 10 भी आपके कॉमन पाथवे का पार्ट है। तो यानी कि विटामिन के आपके इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सारे पाथवेज को कवर करता है और अल्टीमेटली कॉमन पाथवे के बीच जो फैक्टर्स हैं उनकी सिंथेसिस में हेल्पफुल है। एज इट इज ऑल्सो फैट सॉल्युबल, तो ये हमारे म्यूकोजा ऑफ इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है और ब्लड में तभी इंटेस्टाइन ब्लड में एब्जॉर्ब होगा जब ये अटैच हो जाएगा फैट के साथ। और विटामिन के जो है ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर जो नेचुरल हमारे पास एंटीकोगुलेंट प्रोटीन है दैट इज सी, और उसका जो को फैक्टर है प्रोटीन एस, जो अल्टीमेटली इनहिबिट करती है फैक्टर 5A एंड फैक्टर 8A को, और ये लिवर से सिंथेसाइज होता है। तो ये हमारे लिए पास फिब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन और जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर्स अभी हमने ऊपर देखे हैं 2, 7, 9 और 10, उनकी सिंथेसिस लिवर में सिर्फ विटामिन के से ही हो रही है। तो अल्टीमेटली हम क्या कह सकते हैं कि विटामिन के एक्चुअल क्लॉट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन विटामिन के जो है वो नेचुरल एंटीकोगुलेंट प्रोटीन्स, उसके कोफैक्टर और जो हमारे पास डिफरेंट कोफैक्टर्स के इन्वॉल्वमेंट है उसकी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। The pathophysiology of anticoagulation systems, that is also another mechanism. The first one is thrombosis. Thrombosis basically होता क्या है? The formation and development or existence of a blood clot within a vascular system. यानी जब भी आपका ब्लड क्लॉट आपके वैस्कुलर सिस्टम के अंदर ही होगा, हो किस किस रीजन हो सकता है? इट इज कॉज्ड बाय सर्कुलेटरी स्टेसिस, एंडोथेलियल इंजरी, या कोई भी हाइपरकोagulable स्टेट हो। एंड एम्बोलिस इज बेसिकली अ इंट्रावेस्कुलर क्लॉट, वो इंट्रावेस्कुलर होगा दैट फ्लोट्स विद इन अ ब्लड, and it includes pulmonary embolism, cerebral embolism, coronary embolus, and peripheral vascular thrombi, जिसको हम सिस्टेमिक थ्रोम्बी भी कहते हैं। अब फॉर्मेशन होती कैसे है? या हाई फ्लो हो आपका सबसे पहले आर्टरीज में, जैसे कि हमें पता है आर्टीरियल थ्रोम्बी के साथ लिंक्ड है, दैट फॉर्म्ड इन द आर्टीरियल सिस्टम that occurs under the condition of high blood flow and are composed mostly of platelet aggregates held together by fibrin strand. Rate of flow is more rapid, thus making the occurrence of thrombus less likely. या फिर static flow हो, जैसे veins में venous thrombi form in condition of low flow and are composed of mostly red cells with larger amount of fibrin and very few platelets. हमने देखा पहले कि हाई फ्लो में प्लेटलेट्स ज्यादा थे, जबकि आपका स्टैटिक फ्लो जो है वेन्स में वहां पे प्लेटलेट्स कम है और आपके ज्यादा रेड ब्लड सेल्स हैं। Slower flow rates make the blood more likely to form thrombus. एग्जाम्पल है जैसे कार्डिक चैम्बर में जब पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन या डीवीटी लेग्स में होती है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस में क्या है कि थ्रोम्बस की फॉर्मेशन हो जाए आपकी डीप वेन्स में, जैसे इलियक या फेमोरल वेन्स जो आपकी एक्सट्रीमिटीज और पेरिफेरीज की वेन्स होती हैं। कार्डिक म्यूरल थ्रोम्बाई, आपका थ्रोम्बाई अटैच्ड हो आपकी वॉल्स ऑफ कार्डिक चैम्बर्स। एट्रियल थ्रोम्बाई, वहां पे क्या हो रहा है, जब भी कभी इनएजुकेट और इनइफेक्टिव एट्रियल कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हो, कूलिंग ऑफ ब्लड वहां पे प्रॉपरली एट्रिया में ना हो रहा हो, वहां पे जो थ्रोम्बाई फॉर्मेशन होगी दैट इज एट्रियल थ्रोम्बाई। याट्रोजेनिक थ्रोम्बाई, थेराप्यूटिक इंटरवेंशन हो जिसकी वजह से आपकी एंडोथेलियल इंजरी हो। अब क्लॉट और थ्रोम्बस में एक्चुअली डिफरेंस क्या होता है? थ्रोम्बस नेवर फॉर्म्स आउटसाइड ऑफ अ ब्लड वेसल्स, यानी कि वो हमेशा हमेशा इनसाइड ही होगा, और जो क्लॉट है वो यूजुअली एक्स्ट्रावेस्कुलर स्पेसेस में होते हैं। जो थ्रोम्बस है इट डेवलप्स फ्रॉम एंड मेंटेन्स अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, यानी एक हम कह सकते हैं एक होमोजीनियस मास है, ठीक है, वहां पे उसका एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है। जबकि क्लॉट हम कह रहे हैं आर लेस होमोजीनियस मास, और थ्रोम्बस की वजह से हमारे पास प्रॉपरली एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड मास आता है।
Coagulation disorders falling under some, not all, inclusive procoagulant conditions that need anticoagulation after prophylactic or treatment. It includes COVID-19, DVT, pulmonary embolism, peripheral arterial ischemia or infarct, coronary artery disease, कार्डिक ischemia और infarct जिसको हम acute coronary syndrome भी कहते हैं, atrial flutter और fibrillation जिसमें stroke risk ज्यादा होता है, heart failure, ischemia और hemorrhagic stroke, cancer, pregnancy और heart valve replacement जिसमें mechanical valve होता है. अब एंटीकोगुलेंट्स बेसिकली हैं कौन कौन से, और उसके बाद हमारे पास जो शिफा में अवेलेबल है, दैट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल. Parental anticoagulants, first of all, it includes heparin. It's also known as unfractioned heparin. Unfractioned heparin है, इसका mechanism of action क्या होता है कि heparin basically एक catalyst के तौर पे सर्व करता है, हेल्प कर सके एंटी थ्रोम्बिन को कि वो इरिवर्सिबली बाइंड भी करे और न्यूट्रलाइज करे थ्रोम्बिन को. उस रिएक्शन के बाद क्या होता है कि हेपरिन रिलीज करता है और कैटेलाइज कर सकता है बाकी रिएक्शंस को. हेपरिन की इटसेल्फ कोई फिब्रिनोलिटिक एक्टिविटी नहीं होती और वो लाइस भी नहीं कर सकता आपके स्टेब्लिश क्लॉट्स. डीवीटी और पल्मोनरी एम्बोलिज्म में हम इसको प्रोफाइलेक्टिकली यूज करते हैं जिसमें उसकी डोज होती है 5000 यूनिट्स सबकिट एवरी 8 आवर to 12 आवर्ली. और ट्रीटमेंट में हम जो इसको यूज कर रहे हैं वो हमारे पास एक प्रोटोकॉल प्रॉपर फॉलो हो रहा है कि अगर पेशेंट डीवीटी और पल्मोनरी के ट्रीटमेंट के साथ आएगा, हम उनको ट्रीटमेंट डोज दे रहे हैं, तो आप बोलस देंगे हेपरिन का 80 यूनिट्स पर केजी और फिक्स 5000 यूनिट्स आईवी देंगे. और उसके बाद जो कंटिन्यूस आईवी इन्फ्यूजन रन होगी वो एट द रेट ऑफ 18 यूनिट्स पर केजी पर आवर होगी और फिक्स 1000 यूनिट पर आवर होगी. इसमें जो एपीटीटी का गोल होता है वो हमारा 50 to 80 सेकेंड्स का होता है, यानी हाई टारगेट होता है. अब ये हो गया डीवीटी और पल्मोनरी एम्बोलिज्म का ट्रीटमेंट. लेकिन अगर कोई हमारे पास एक्यूट कार्डियक सिंड्रोम और स्ट्रोक के साथ आ रहा है, उसमें जो हेपरिन की इन्फ्यूजन होती है उसमें हम बोलस देते हैं 60 यूनिट्स पर केजी और फिक्स्ड इसका भी है कि आप 5000 यूनिट्स आईवी बोलस दे सकते हैं. लेकिन जो आईवी इन्फ्यूजन आपने उसके बाद चलानी है, इट शुड बी एट द रेट ऑफ 12 यूनिट्स पर केजी पर आवर. और गोल एपीटीटी का मस्ट इसमें लो होना चाहिए, यानी अगर कोई भी पेशेंट आपके पास एसीएस के साथ है तो आपका गोल एपीटीटी का, हेपरिन चल रही है, हेपरिन के साथ हमें पता है मॉनिटरिंग होती है एपीटीटी की, तो आपका इसका टारगेट होगा लो. लो टारगेट हम क्यों सजेस्ट कर रहे होते हैं, किन इंडिकेशन में सजेस्ट कर रहे होते हैं कि पेशेंट अगर आपका 70 ईयर्स ऑफ एज से ज्यादा है, उसको पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, पेशेंट एसीएस के साथ है जैसे अभी हमने देखा, और हमें पता है कि ब्लीडिंग रिस्क ज्यादा हो रहा होता है, इसलिए पेशेंट ऑलरेडी कोई GP2B और 3A इनहिबिटर्स या कोई फिब्रिनोलिटिक्स जैसे हमारे पास टायरोफिपैन वगैरह हो गया या एल्टीप्लेज स्ट्रेप्टोकाइनेज वगैरह, इन पे अगर है किसी पे भी, तो अल्टीमेटली आपने पेशेंट के लिए लो टारगेट ही रखना है. हेपरिन से जो एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं वो सबसे पहले तो ब्लीडिंग है, फिर वीनस लिम्फ गैंग्रीन, एलिवेशन ऑफ लिवर एंजाइम्स, ऑस्टोपीनिया, ऑस्टोपोरोसिस, हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म, हाइपरकीलीमिया और हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. अब हमारे पास जो एक्चुअली में हम प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे होते हैं उसमें हम ये देखते हैं कि एपीटीटी अगर कभी भी पेशेंट को हेपरिन की इन्फ्यूजन चल रही है और आपके पास जो रिजल्ट आए हैं बेशक वो लो टारगेट है या स्टैंडर्ड हाई टारगेट के साथ है, एपीटीटी 120 से ज्यादा है, आपने स्टॉप करना है इन्फ्यूजन को और वेट करना है जब तक आपका एपीटीटी 100 से नीचे नहीं आ जाता, तब तक आप उसको रीस्टार्ट नहीं कर सकते. और उस केस में आपको एपीटीटी एवरी 2 आवर मॉनिटर करना है. और फिजिशियन को भी हेपरिन के ऑर्डर्स डिले करने चाहिए अगर इनमें से कोई मेडिसिन पेशेंट को चाहिए. जैसे हम कह रहे हैं पेशेंट को कि टायरोफिपैन मिली है in less than last 4 to 8 hours. पेशेंट ऑलरेडी लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन जो कि एनॉक्सापैरिन होती है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, in less than 6 hours
स्ट्रेप्टोकाइनेज यानी फिब्रिनोलेक्स मिले उनको लेस देन 24 लास्ट 24 आवर्स, एंड एल्टीप्लेस भी अगर उसको लास्ट 24 आवर्स मिले। हमने ये डिस्पेंस करने से पहले हेपरिन को कंफर्म करना है कि अगर इसमें से कोई मेडिसिन चल रही है या पेशेंट को कोई भी मेडिसिन स्पाइनल या एपिड्यूरल रूट से जा रही है, उसमें हाई रिस्क ऑफ ब्लीडिंग होती है, तो हमने पेशेंट को डिस्पेंस नहीं करते। Our next anticoagulant that is also parenteral, low molecular weight heparin. ये इसकी सबकट डोजिंग होती है और इसमें हमारे पास एनॉक्सापैरिन आती है जो कि शिफा में क्लेक्सेन के नाम से ब्रांड आता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इंक्लूड्स, ये बाइंड करती है और एक्टिवेट करती है एंटी थ्रोम्बिन के साथ एंड अल्टीमेटली अलाउ कर देती है कि वहां पे फैक्टर 10A एक्टिवेट हो जाए। बाइंड नहीं कर सकती ये एंटी थ्रोम्बिन के साथ और थ्रोम्बिन के साथ जैसे हैपरिन कर देती थी। इसको भी हम जो इसकी इंडिकेशन है उसमें डीवीटी और पल्मोनरी एम्बोलिज्म प्रोफाइलेक्सिस है, जिसमें हम 40 mg सबका डेली और रिड्यूस कर सकते हैं हम उसको 30 mg सबका डेली अगर क्रिएटिनिन क्लियरेंस आपका लेस देन 30। ट्रीटमेंट जो इसकी डोज है दैट इज ऑफ वेट बेस्ड डोजिंग 1 mg पर kg Q12 आवर्ली, मैक्सिमम आप 100 mg दे सकते हैं और रिड्यूस भी कर सकते हैं 1 mg per kg Q24 hourly if creatinine clearance is less than 30. Dalteparin and tenaziparin are not available in Shifa. Next one is pentacetides. Pentacetides भी सबकट होती है, उसमें हमारे पास आता है फोंडोपेरिनॉक्स और जो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि वो सिलेक्टिवली बाइंड करती है एंटी थ्रोम्बिन के साथ which cause an irreversible change at the binding site for factor 10A, यानी factor 10A ही वहां पे बाइंड नहीं हो पाएगा और वहां पे सब्सिक्वेंटली उसकी डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाएगी और वो डिक्रीज करा देगा एक्टिवेशन ऑफ थ्रोम्बिन। और जो फोंटोपेरिनॉक्स है डजंट कॉज हिट। अब हमने जैसे पढ़ा था कि हैपरिन जो है उसका एक एडवर्स इफेक्ट है कि वो हैपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कॉज करता है, तो फोंडोपेरिनॉक्स जो है वो हिट कॉज नहीं करता। उसको हम डीवीटी और पल्मोनरी एम्बोलिज्म के प्रोफिलैक्सिस में यूज करते हैं, लेकिन प्रोफिलैक्सिस में हम तभी यूज कर सकते हैं अगर बॉडी वेट 50 kg से ज्यादा है और 2.5 mg सबका डेली की डोजिंग है। अगर पेशेंट का वेट 50 kg से कम है तो आप इसको प्रोफाइलेक्टिकली नहीं यूज कर सकते, ये इसकी एक कॉन्ट्राइंडिकेशन है। ट्रीटमेंट में अगर आप देखें तो ट्रीटमेंट में इसको VTE AFib के केस में देते हैं, लेकिन डोजिंग इसकी भी वेट बेस्ड है कि अगर वेट लेस देन 50 है, हम सिर्फ प्रोफाइलेक्सिस में ही 50 से अगर कम वेट हो तो इसको यूज नहीं कर सकते, ट्रीटमेंट में हम यूज कर सकते हैं बट वेट बेस्ड डोजिंग है। 5 mg सबकट ओडी 50 to 100 में 7.5 mg सबकट ओडी, ग्रेटर देन 100 में 10 mg सबकट ओडी। और अगर कोई पेशेंट मायोकार्डियल इंफाक्शन की इंडिकेशन के साथ है, उसमें जो ट्रीटमेंट डोज है कि हम 2.5 mg जो है उसकी एक सिंगल डोज देंगे और वो भी सबकट होगी और बाकी वैसे ही फॉलो करेंगे जैसे VTE की है कि अगर 50 kg से लेस है तो 5, 50 to 100 तो 7.5, 100 से ज्यादा है तो 10। इसमें सिर्फ एक एडिशनल 2.5 की डोज है। कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि इफ क्रिएटिनिन क्लियरेंस इज लेस देन 30 आप ये नहीं दे सकते, तो पेशेंट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस के साथ है आप ये नहीं दे सकते, प्रोफाइलेक्सिस आप इसकी कभी भी नहीं दे सकते अगर वेट 50 kg से कम है, और लास्ट वन इसके पेशेंट अगर एक्टिव ब्लीड कर रहा है और मेजर ब्लीडिंग है। अब हैपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्या होता है? HIT is suspected by the development of thrombocytopenia within 5 to 14 days after the start of heparin, और उसमें 30 to 50% रिडक्शन हो जाती है प्लेटलेट्स के काउंट्स में। मोस्ट ऑफ द केसेस ये ट्रांजिएंट होते हैं और एसिम्प्टोमेटिक होता है और जैसे ही आप हेपरिन को स्टॉप करते हैं ये भी डिसअपियर हो जाता है। इसकी मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं कि जब भी कभी आप एंटीकोगुलेशन स्टार्ट करें पेशेंट को तो नॉन हेपरिन एजेंट पे स्विच कर दें। अगर वार्फरिन नीडेड है, लाजमी है, तो वार्फरिन को तब तक डिले रखें जब तक आपका प्लेटलेट काउंट ग्रेटर देन 1,50,000 पे नहीं आ जाता, और जिस टाइम आपका 1,50,000 से आ गया ज्यादा आप 5 mg की डोज से स्टार्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट ओरल एंटीकोगुलेंट्स जो है प्रेफर्ड है हिट के लिए और हमारे पास बहुत इजीली अवेलेबल भी है। फोंडोपेरिनॉक्स बेशक
हमारे पास सबसे ज्यादा ड्रग ऑफ चॉइस है, लेकिन वो है नहीं। उसको हम कह सकते हैं कि यूज फॉन्डोपेरिनॉक्स और लो मॉलिक्यूलर और अनफ्रैक्शनड हेपरिन if DOAC are not available or contraindicated. प्लेटलेट्स एडमिनिस्टर कर सकते हैं अगर ब्लीडिंग है और कोई इन्वेसिव प्रोसीजर रिक्वायर्ड है या नीड है पेशेंट की। डिले करें जितनी भी नॉन अर्जेंट सर्जरीज हैं जब तक आपका हेड रिजॉल्व ना हो जाए। और अगर कार्डिक सर्जरी रिक्वायर्ड है तो हेपरिन स्टिल सजेस्टेड if another heparin antibodies are negative। आपने हेपरिन एंटीबॉडीज कराए, अगर वो नेगेटिव है तो अगर नीडेड है तो आप कार्डिक सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। ओरल एंटीकोगुलेंट्स हमारी नेक्स्ट क्लास है, जिसमें हमारा सबसे पहले आता है विटामिन के एंटागोनिस्ट वॉर्फिन। और नेक्स्ट हमारे पास है डायरेक्ट ओरल एंटीकोगुलेंट्स, जिनको हम नोएक्स नोवेल ओरल एंटीकोगुलेंट्स भी कहते हैं। Direct oral anticoagulants also classified into two further classes, जिसमें सबसे पहले डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर है, यानी थ्रोम्बिन नहीं बनेगा तो फिर थ्रोम्बिन के बाद आपकी फिब्रिनोजन टू फिब्रिन कन्वर्जन नहीं होगी, या फिर फैक्टर 10A इनहिबिटर है। ठीक है, तो फैक्टर 10A नहीं होगा तो आपके पास आपका कॉमन पाथवे ही नहीं स्टार्ट होगा। रिवारोक्साबैन, अपेक्साबैन, एडोक्साबैन एंड बिट्रिक्साबैन। फर्स्ट वन इज वॉर्फिन। वॉर्फिन हमें पता है क्या है, विटामिन के का एंटागोनिस्ट है। विटामिन के हमने पहले ही पढ़ा था कि वो प्रोटीन सी और प्रोटीन एस को भी बनाता है, और उसके अलावा वो क्लॉटिंग फैक्टर्स फैक्टर 2, 7, 9 और 10 की भी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। तो अल्टीमेटली जब वही नहीं बनेगा तो हमारा जो पूरा पाथवे है वो ही डिस्टर्ब हो जाएगा, वो ही नहीं फॉलो होगा। इंडिकेशंस क्या है हम यूज कर सकते हैं, कैन बी यूज फॉर द प्रोफाइलेक्सिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरकोआगुलेबल स्टेट्स एंड कोआगुलेशन डिसऑर्डर्स। लोडिंग डोज जो है वो 10 mg की हम कंसीडर करते हैं कि वो सफिशिएंट है हेल्दी पेशेंट्स में, लेकिन हम स्टार्ट कर सकते हैं 5 mg के साथ भी। और 5 mg से लेस आपने कुछ कुछ पेशेंट्स में देखा होगा कि 2.5 की भी डोजिंग होती है। वो किस में रिकमेंडेड है, जो एल्डरली, मैलनरिश्ड, लिवर डिजीज या किसी सॉर्ट ऑफ ड्रग इंटरैक्शन। हम क्या करते हैं जब भी वार्फरिन स्टार्ट करनी होती है, वार्फरिन स्टार्ट करने के लिए हम हमेशा पैरेंटरल कवरेज देते हैं, दैट इज लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन और अनफ्रैक्शनड हेपरिन। क्यों देते हैं, क्योंकि वार्फरिन के लिए हमें ब्रिजिंग रिक्वायर्ड होती है कि आईएनआर जो है वो शुड बी ग्रेटर देन 2। अब वार्फरिन के लिए हम आईएनआर मॉनिटरिंग करें, हेपरिन के लिए हम एपीटीटी मॉनिटर करें। आईएनआर इज बेसिकली इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो। ठीक है, एक नॉर्मल ह्यूमन का पेशेंट के साथ हम जो क्लॉटिंग टाइम होता है उसको कंपेयर करते हैं, एक रेशियो लेते हैं। ठीक है, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता। तो वॉर्फरिन के केस में हमारा जो टारगेटेड वैल्यू होती है, इट शुड बी बिटवीन 2 to 3 और 2.5 से 3.5 आईएनआर की। तो जब भी आईएनआर वहां तक पहुंचने के लिए हमें ब्रिजिंग रिक्वायर्ड होती है, और ब्रिजिंग हम हमेशा थ्रू पैरेंटरल एंटीकोगुलेंट्स ही कर रहे होते हैं। तो जिस टाइम आईएनआर ग्रेटर देन 2 हो गया, हमने स्टॉप कर देना है पैरेंटरल को। डेली आईएनआर मॉनिटरिंग करना है ऑन डे 3 आफ्टर 2 डेज, जब तक टारगेट आईएनआर आपका अचीव ना हो जाए उस टाइम तक। और अल्टीमेटली जब अचीव हुआ तो उसके बाद आप आफ्टर 4 वीकली भी कर सकते हैं। ठीक है, आईएनआर मॉनिटरिंग इज रिक्वायर्ड ओनली ऑन वार्फरिन थेरेपी। यूज लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन और वार्फरिन इन कैंसर पेशेंट फॉर लॉन्ग ट्रीटमेंट। तो अगर आपके पास किसी भी किस्म के कैंसर के पेशेंट हैं तो आप उसमें लो मॉलिक्यूलर वेट को प्रेफरेंस देंगे ओवर वार्फरिन फॉर लॉन्ग टर्म। अब कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो हमें वार्फरिन के साथ नहीं लेने चाहिए क्योंकि ब्लीडिंग रिस्क एनहांस हो जाता है, जिसमें एनसिड्स हो गए, एनसिड्स के बाद एम्यूड्रोन हो गया। कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, एंटी प्लेटलेट्स अनलेस इंडिकेटेड कुछ इंडिकेशन में हमें देनी पड़ती है, जिसमें मैकेनिकल वाल्व है, स्टंट है, बाईपास है, एसीएस है, एफएब है, हर्बल्स हैं कुछ, और विटामिन के कंटेनिंग फूड है क्योंकि वो एंटेगनाइज कर देंगे एक दूसरे को। जो विटामिन के कंटेनिंग फूड है उसमें हमारे पास ग्रीन लीफी वेजिटेबल फूड सीरियल्स आते हैं, या जितने भी हमारे रेड कलर जूसेस वगैरह होते हैं हम उनको यूज नहीं कर सकते। अब इंडिकेशन है हमारे पास वीटीई, डीवीटी या पल्मोनरी एम्बोलिज्म उसमें आती है।
उसके केस में हमारे पास जो टारगेट आईएनआर है वो होता है हमेशा 2 to 3 का। और ड्यूरेशन क्या होती है कि इस केस में वार्फिन 3 मंथ्स तक यूज करवानी होती है। तो पेशेंट आया आपके पास एट्रियल फिब्रिलेशन के साथ, उसके केस में भी आप टारगेट आईएनआर रखेंगे 2 to 3 का। लेकिन अगर बेयर मेटल स्टंट है 1 महीने तक यूज करना है, और विद ड्रग इल्यूटिन स्टंट है तो 3 to 6 मंथ्स करना है। और अगर किसी भी किस्म का स्टंट नहीं है तो अल्टीमेटली आपने एटलीस्ट उसको 12 मंथ्स तक वार्फिन यूज करवानी है। अगर किसी किस्म का हार्ट वाल्व रिप्लेस हुआ है मैकेनिकल, तो जो एयोर्टिक मैकेनिकल वाल्व है उसमें 2 to 3, और मिट्रल मैकेनिकल वाल्व है उसमें 2.5 से 3.5 का आईएनआर की रेंज होती है। और हम लाइफ लॉन्ग उनकी ट्रीटमेंट में वार्फिन को ऐड कर देते हैं उनके रेजिमेंट में। अब हमारे पास मैनेजमेंट कैसे होती है अगर किसी पेशेंट का एलिवेटेड आईएनआर हो जाए। तो हमारे पास अगर कुछ सिंगल आईएनआर है जो कि लेस देन 0.5 आउट ऑफ की रेंज में है, तो हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। डोज में आपने सेम डोज जो भी दे रहे हैं कंटिन्यू करेंगे। पेशेंट का आईएनआर आ गया है 5 to 10 का, लेकिन अब ब्लीडिंग नहीं है पेशेंट की किसी भी तरह की। आप क्या करेंगे, 1 से 2 डोजेस को होल्ड करेंगे। आपको कोई भी एंटीडोट यानी कि विटामिन के देने की जरूरत नहीं है। आपने डोज को रिड्यूस करना है बाय 10 to 20%। आईएनआर जो आ गया है वो आपका ग्रेटर देन 10 आया है, लेकिन अभी आपको ब्लीडिंग किसी भी किस्म की नहीं है। आपने 2 डोजेस को होल्ड करना है। ओरल विटामिन के देंगे, ठीक है, हमारे पास टैबलेट्स आती है। और रीस्टार्ट करेंगे विद 10 to 20% डोज जो आपने रिड्यूस की। फिर ब्लीडिंग किसी भी आईएनआर पे हो रही है, एट एनी आईएनआर, वो कोई भी आईएनआर हो सकता है, तो आपने उसमें इंजेक्शन आईवी विटामिन के देना है 5 to 10 mg। और रैपिड रिवर्सल चाहिए तो प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स कंसंट्रेट है वो हम रिकमेंड करते हैं ओवर प्लाज्मा। नेक्स्ट इज रिवरॉक्सबैन, हमने पहले पढ़ लिया, डायरेक्ट फैक्टर 10A के इनहिबिटर है। इंडिकेशंस क्या क्या है, डोजेस उसके साथ है। इंडिकेशन इज नॉन वैल्वुलर एट्रियल फिब्रिलेशन, जिसमें हम स्ट्रोक प्रोफाइलेक्सिस कह रहे हैं। 50 से आपकी क्लियरेंस ज्यादा है, तो आप उसको 20 mg ओडी की डोज देंगे। 15 to 50 के बीच में है तो 15 mg ओडी की डोज देंगे। लेकिन अगर क्रेटिनिन 15 से कम है और पेशेंट डायलिसिस पे है, आप उसको यूज ही नहीं कर सकते। डीवीटी और पल्मोनरी एम्बोलिज्म के केस में ट्रीटमेंट में 15 mg ट्वाइस डेली बीडी की डोजिंग से स्टार्ट करेंगे फॉर 21 डेज, और फिर 21 mg ओडी को आप कंटिन्यू रखेंगे। और इसमें क्रेटिनिन क्लियरेंस अगर 30 से कम है तो आप उसको यूज, या पेशेंट डायलिसिस पे है तो आप उसको यूज नहीं कर सकते। प्रोफाइलेक्सिस जो हम दे रहे हैं डीवीटी की इन केस ऑफ हिप एंड नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, या आपकी मोबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड हुई है, तो 10 mg ओडी है विद और विदाउट फूड। हिप रिप्लेसमेंट है तो 35 डेज तक यूज करनी है, नी है तो 12 डेज तक। और एक्यूट इलनेस हुई हुई है तो एटलीस्ट 31 to 39 डेज। और इसका भी सेम है कि क्रेटिनिन क्लियरेंस अगर लेस देन 30 है या पेशेंट डायलिसिस पे, आप इसको यूज नहीं करेंगे। इसका ऑफ लेबल यूज है कि आप इसको हैपर इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में यूज कर सकते हैं। 15 mg BD with food for 21 days until platelet count recovery और whichever is longer। और फॉलो करेंगे आप उसको 20 mg OD with food। अपेक्साबैन भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है, डायरेक्ट फैक्टर 10A का इनहिबिटर है। इसी तरह नॉन वैल्वुलर एट्रियल फिब्रिलेशन स्ट्रोक प्रोफिलैक्सिस में देते हैं। 5 mg BD की डोज होती है, लेकिन आपको डोज रिड्यूस करनी है अगर इन तीन में से कोई भी 2 क्राइटेरिया फुलफिल करना है। पेशेंट की एज ग्रेटर देन 80 ईयर्स है, पेशेंट का बॉडी वेट 60 से कम है, क्रेटिनिन उसका 1.5 mg पर डेसीलीटर से ज्यादा है। डीवीटी के पल्मोनरी एम्बोलिज्म के ट्रीटमेंट में जो आप यूज करते हैं वो आपका ओरल हम 10 mg BD देते हैं फॉलोड बाय 5 mg BD। और इसके लिए है कि जैसे आप 30 से नीचे रिवरॉक्सबैन को यूज नहीं कर सकते, इसकी कोई भी डोज एडजस्टमेंट ESRD यानी एंड स्टेज रीनल डिजीज या डायलिसिस में नहीं है। प्रोफाइलेक्टिकली आप ओरली इसको दे सकते हैं 2.5 mg BD फॉर 12 to 24 hours post op for 35 days in case of hip replacement and 14 days in case of knee replacement। ये भी सेम उसी तरह ऑफ लेबल यूज होता है।
10 mg BD in case of heparin-induced thrombocytopenia until platelet recovery, whichever is longer, followed by 5 mg BD. DVT और pulmonary embolism के लिए हम DOACs को prefer करते हैं over warfarin, और warfarin over low molecular for long term, that is 3 months therapy. और पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि लो मॉलिक्यूलर वेट को हम ओरल थेरेपी के ऊपर प्रेफरेंस देते हैं कैंसर पेशेंट्स। स्विचिंग बिटवीन एंटीकॉगुलेंट्स, आपको कब स्विच कर देना चाहिए या आपको स्विच करना है तो कैसे करना है। अगर एक पेशेंट वार्फिन ले रहा है और आपने उसको अल्टीमेटली अपेक्साबान एंड रिवारोक्साबान पे करना है, तो वार्फिन के केस में हमने INR थोड़ा हाई रखा था, ठीक है। तो आपने सिर्फ इस चीज का ख्याल रखना होगा कि आपने वार्फिन को डिसकंटिन्यू किया, आपने डॉक्स को स्टार्ट कर देना है जैसे ही INR आपका लेस देन 2 आ जाए। अपेक्साबान रिवारोक्साबान चल रही है, वार्फिन पे कन्वर्ट करना है, तो हमें इस केस में हमने पहले भी डिस्कस किया कि INR 2 से ज्यादा चाहिए होता है वार्फिन के लिए, और वार्फिन अपना इफेक्ट देने में टाइम लेती है। इसलिए आप क्या करोगे, आप डॉक्स को स्टॉप करोगे और पैरेंटल कवरेज, वो जो ब्रिजिंग हमने पढ़ी थी वो स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद क्या होगा, जब उसकी स्टार्ट कब करेंगे, जब आपकी नेक्स्ट डोज डॉक्स की स्केड्यूल थी, ठीक है, और फौरन उसको स्टॉप कर देंगे जो पैरेंटल कवरेज जिससे हम लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन से दे रहे हैं, जब आपका INR जो आ जाएगा विद इन अ थेरेप्यूटिक रेंज यानी ग्रेटर देन 2। इसी तरह अगर कोई पेशेंट लो मॉलिक्यूलर वेट और अनफ्रैक्शनड हेपरिन पे और उनको डॉक्स पे शिफ्ट करना है, तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपने इंट्रावेनस यानी कि अनफ्रैक्शन दे रहे हैं, तो आपने डॉक्स को स्टार्ट करना है 0 to 2 hours आफ्टर स्टॉपिंग अनफ्रैक्शनड हेपरिन, और जो सबकट है लो मॉलिक्यूलर वेट वाला उसको स्टॉप करें। जैसे ही स्टॉप करेंगे आप डॉक जब भी नेक्स्ट कैजुअल है आप दे सकते हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन अगर डॉक से आप कन्वर्ट करते हैं लो मॉलिक्यूलर वेट और अनफ्रैक्शन यानी पैरेंटल पे, आपने स्टार्ट कर दी पैरेंटल एंटीकोगुलेशन व्हेन द नेक्स्ट डोज ऑफ डॉक इज कैजुअल, ठीक है। डॉक से डॉक एक स्टॉप करें, अगले की जब कैजुअल है तो आप वो स्टार्ट कर दें। लो मॉलिक्यूलर वेट से वार्फरिन है तो आपने पैरेंटल कवरेज दे रहे हैं, आप पैरेंटल कवरेज देते रहे वार्फरिन के केस में, जैसे ही 2 से ज्यादा है आप ये स्टॉप कर दें। वार्फरिन से लो मॉलिक्यूलर वेट पे जा रहे हैं तो वार्फरिन को स्टॉप करें, जैसे ही INR आपका 2 से कम आ जाए आप अपनी पैरेंटल कवरेज स्टार्ट करें। ये एक्चुअली में हमारे पास ब्रिजिंग हो रही होती है। अब ब्रिजिंग क्यों रिक्वायर्ड होती है, when a patient is on warfarin and needs to undergo a surgical procedure, आपको 5 दिन पहले वार्फिन को स्टॉप करना होता है, आपकी पैरेंटल कवरेज देनी होती है जब INR आपका लेस देन 2 हो, और 24 आवर्स पहले आपको इसको भी स्टॉप करना है। ब्रिजिंग क्यों रिक्वायर्ड है, तो पेशेंट मैकेनिकल हार्ट वाल्व के साथ है, पेशेंट AFib के साथ है, या पेशेंट VTE का हाई रिस्क पे। लेकिन ब्रिजिंग आपको नहीं रिक्वायर्ड है अगर लो रिस्क के VTE का, लो रिस्क एट्रियल फिब्रिलेशन का, माइनर कोई डेंटल प्रोसीजर है, कोई डर्मेटोलॉजिकल प्रोसीजर है, कोई कैटरेक्ट सर्जरी वगैरह। अब हमारे पास रिवर्सल्स क्या है कि पेशेंट वार्फिन की टॉक्सिसिटी के साथ है तो आप विटामिन के देंगे, ओरल और IV आपके पास दोनों अवेलेबल है। 4 फैक्टर प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेंट्रेट, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा एंड लास्ट वन इज रिकम्बिनेंट फैक्टर 7 नोवो 7। किसी को फैक्टर 10A इनहिबिटर्स यानी कि जो आपकी डॉक्स है इनसे हो गया है तो इनका जो एंटीडोट है दैट इज इंडेक्सिनेट अल्फा, ठीक है, और 4-FPCCs, या फिर आप एक्टिवेटेड चार्कोल दे सकते हैं फॉर रीसेंट इंजेक्शन विद इन 2 to 4 hours। डेबिकेट्रॉन, इसका हमारे पास एडारोसिजुमैब है, 4-FPCCs है और एक्टिवेटेड चार्कोल फॉर रीसेंट इंजेक्शन विद इन 2 to 4 hours। और हेपरिन और लो मॉलिक्यूलर वेट के लिए आप प्रोटामिन सल्फेट प्रेफर्ड है। हेपरिन का आप अगर 1 mg पर 100 यूनिट अगर हेपरिन की टॉक्सिसिटी होगी है तो 1 mg ऑफ प्रोटामिन पर 100 यूनिट्स ऑफ हेपरिन के लिए होगा, और लो मॉलिक्यूलर वेट का 1 mg पर mg ऑफ एनोक्सापैरिन होगा। और नेक्स्ट वन टॉपिक इज थ्रोम्बोलिटिक्स। थ्रोम्बोलिटिक्स क्या करते हैं, बेसिकली दे प्रमोट फिब्रिनोलिसिस और क्लॉट डिस्ट्रक्शन। कैसे कन्वर्ट करवाते हैं प्लाज्मिनोजेन को प्लाज्मिन में,
और जो प्लाज्मिन है वो क्या करता है, डिसॉल्व कर देता है फिब्रिन को विद इन अ क्लॉट। इसमें हमारे पास एल्टीप्लेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंड रेटिप्लेज होता है। जो हमारे पास रेटिप्लेज है वो शफा में अवेलेबल नहीं है। एल्टीप्लेज को हम MI, स्कीमिक स्ट्रोक एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म में यूज करते हैं। वेट बेस्ड डोजिंग होती है इसकी। जो स्कीमिक स्ट्रोक है उसमें 0.9 mg पर kg है, मैक्सिमम आप 90 mg तक दे सकते हैं ओवर 60 मिनट्स, जिसमें से 10% आपकी टोटल डोज होती है बोलस की। जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है उसमें आप 100 mg ओवर 2 आवर्स देते हैं, और आपने फौरन ही हेपरिन और लो मॉलिक्यूलर वेट जैसी इंफ्यूजन खत्म हुई आपने वो स्टार्ट कर देनी होती है। MI के केस में अगर पेशेंट का वेट आपका 67 kg से कम है तो 15 mg का IV का आप बोलस देते हैं। 0.75 mg पर kg जैसे हम फॉलो करते हैं, यानी मैक्सिमम 50 mg और 30 मिनट दे सकते हैं, फॉलोड बाय 0.5 mg पर kg, यानी मैक्सिमम 35 mg आप ओवर 60 मिनट दे सकते हैं। 67 kg से अगर पेशेंट ज्यादा है तो 15 mg का IV बोलस, देन 50 mg ओवर 30 मिनट्स यानी सेम है, एंड फॉलोड बाय 35 mg ओवर 60 मिनट्स। स्टेप्टोकाइनेज MI के केस में देते हैं 1.5 मिलियन यूनिट्स देते हैं ओवर 60 मिनट्स, और जो पेशेंट स्ट्रेप्टोकाइनेज पे होते हैं MI के केस में उनको हम एस्प्रिन भी दे रहे होते हैं 300 mg पर डे। कंसिडरेशन क्या है हमारे पास स्पेशल पॉपुलेशन की, जो प्रेगनेंसी लैक्टेशन सबसे इम्पोर्टेंट। स्पेशल पॉपुलेशन में लो मॉलिक्यूलर वेट हैपरिन को हम प्रेफर करते हैं ओवर अनफ्रैक्शंड। वॉरफिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, able to be used in breastfeeding, and patient or warfarin should be changed to therapeutic low molecular weight when pregnancy test is positive. Fontoparinox आप यूज नहीं कर सकते, parenteral direct thrombin inhibitors भी नहीं आप यूज कर सकते, ओरल डायरेक्ट एंटीकोगुलेंट्स भी नहीं यूज कर सकते, ये सब अवॉइड करना होता है। और जो एक्यूट VTE का ट्रीटमेंट है वो आपको एटलीस्ट 6 वीक्स पोस्टमार्टम फॉर मिनिमम ऑफ टोटल थेरेपी ऑफ 3 मंथ्स आपको कंटिन्यू करना है, और फिर डिसकंटिन्यू कर देना है थेरेप्यूटिक लो मॉलिक्यूलर वेट हैपरिन एटलीस्ट 24 आवर्स बिफोर लेबर इंजेक्शन और न्यूरोक्सिल एनेस्थीसिया। एंटीकोगुलेशन गाइडलाइंस इन COVID-19 अडल्ट पेशेंट। अब हमारे पास क्या है कि जितने भी स्वेयर COVID-19 के पेशेंट्स हैं with DIC, disseminated intravascular coagulation and hypercoagulable states, जिसमें VT, venous thromboembolism and or microthrombosis वगैरह होते हैं, उसमें क्या है कि जितने भी एडमिटेड पेशेंट हैं जो भी 18 साल से ज्यादा जिनकी एज है, उनको लाजमी एंटीकोगुलेंट प्रोफाइलेक्सिस मिलनी चाहिए विद अनफ्रैक्शनड और लो मॉलिक्यूलर और फंडापेरिनॉक्स अनलेस कॉन्ट्राइंडिकेटेड। हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट विद डायग्नोस्ड इंडिकेशन, जिसमें आप वीनस और आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस, स्ट्रोक प्रिवेंशन, हार्ट वाल्व रिप्लेसमेंट, या फिर आप कह रहे हैं कि किसी भी किस्म की कोई क्लिनिकल साइंस ऑफ क्लॉटिंग है, वो हम थेराप्यूटिक एंटीकोगुलेंट जिसमें हमारे पास अनफ्रैक्शनड और लो मॉलिक्यूलर वेट है उनके साथ ट्रीट करें। लेकिन जितने भी आउट पेशेंट्स हैं उनको किसी किस्म की एंटीकोगुलेशन प्रोफिलैक्सिस की जरूरत नहीं है अनलेस देयर इज द अंडरलाइंग हाइपरकोagulable स्टेट। ये कुछ ग्लॉसरी इन टर्म्स हैं जो कि हमने पीछे सारा डिस्कस कर लिया है। और एनी क्वेश्चंस? थैंक यू सो वेरी मच। ये था हमारे पास ब्रीफ डिस्कशन ऑफ एंटीकोगुलेंट्स एंड ह्यूमन जो कोगुलेशन सिस्टम है। आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।